एक तरह के दोहरे नशे की बात करते हैं ना जी। एक तो वैज्ञानिक तरक्की का नशा, हाँ। और दूसरा मतलब जो फौरी फायदा है बस उसी को सब कुछ समझ लेना। इसकी तुलना भी की है उन्होंने। हाँ, एक एक पगलाए हुए व्यक्ति से, जैसे कोई बिना सोचे समझे ईंट पत्थर फेंकता जाए, हाँ। जिससे सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होता। और मूल चिंता क्या थी? प्रकृति के साथ खिलवाड़। बिल्कुल, प्रकृति के साथ क्रूर मजाक और जीवन के जो आधार हैं उन्हीं को नष्ट करने की प्रवृत्ति, ये मुख्य चिंता थी। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। समस्याएं आज की, समाधान कल के। जी। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने 1988 से 90 के दौरान जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला रची थी, उसी का एक हिस्सा है। हाँ, और ये वो साहित्य है जिसे पूज्य गुरुदेव ने अपना ज्ञान शरीर कहा था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि ये ज्ञान शरीर जीवित रहेगा और इसे लोगों तक पहुंचाना है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस पुस्तक के मूल विचारों को समझें कि उस वक्त क्या समस्याएं थी और क्या समाधान सुझाए गए थे। जी हाँ, और ये पुस्तक ना उस समय की चुनौतियों पर बहुत गहराई से सोचती है, जैसे प्रकृति का असंतुलन था, समाज में असमानता थी, शिक्षा का मकसद क्या हो, इन सब पर। लेकिन खास बात यह है कि समाधान के लिए वो बाहरी चीजों से ज्यादा व्यक्ति की सोच, उसके नजरिए को बदलने पर बल देते हैं। अच्छा, तो चलिए इसी नजरिए से शुरू करते हैं। पुस्तक कहती है कि प्रगति से पहले गिरावट को, जिसे अवगति कहा गया है, उसे रोकना होगा। हाँ बिल्कुल, पहले नीचे गिरना बंद हो तभी तो ऊपर उठेंगे। पूज्य गुरुदेव उस समय एक तरह के दोहरे नशे की बात करते हैं ना जी। एक तो वैज्ञानिक तरक्की का नशा, हाँ। और दूसरा मतलब जो फौरी फायदा है बस उसी को सब कुछ समझ लेना। इसकी तुलना भी की है उन्होंने। हाँ, एक एक पगलाए हुए व्यक्ति से, जैसे कोई बिना सोचे समझे ईंट पत्थर फेंकता जाए, हाँ। जिससे सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होता। और मूल चिंता क्या थी? प्रकृति के साथ खिलवाड़। बिल्कुल, प्रकृति के साथ क्रूर मजाक और जीवन के जो आधार हैं उन्हीं को नष्ट करने की प्रवृत्ति, ये मुख्य चिंता थी। तो ये भटका हुआ नजरिया, ये सोच असल में किन समस्याओं के रूप में दिख रहा था उस समय? पुस्तक क्या बताती है? देखिए, पुस्तक कई चीजें गिनाती है। पहली तो बढ़ती जनसंख्या और उसका दबाव। हाँ, ये तो आज भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। फिर है फिजूल खर्ची। हाँ। मतलब नशेबाजी, फैशन की अंधी बाड़, शादियों में बेहिसाब खर्चा, अमीरी का दिखावा, ये सब। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नारी शक्ति का अनुत्पादक रह जाना, यानी आधी आबादी की क्षमता का सही इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा। और पर्यावरण, उसकी चिंता तो तब भी थी, जाहिर है। बहुत ज्यादा। हवा, पानी का प्रदूषण, ईंधन, धातु जैसे जो सीमित साधन है, उनका बेतहाशा इस्तेमाल। और आर्थिक पहलू? हाँ, वो भी। पैसे का बहुत असमान बंटवारा और बस पैसे के पीछे भागना, जिसे अर्थ लिप्स कहा है। लोगों की सेहत भी गिर रही थी। और शिक्षा? शिक्षा का हाल ये था कि उसका मकसद बस नौकरी पाना रह गया था, तो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही थी। यानी आदर्श पीछे छूट रहे थे और स्वार्थ हावी था। बिल्कुल, सिर्फ अपना मतलब साधने की सोच। ये विश्लेषण तो मतलब आज भी काफी हद तक सही लगता है, लेकिन फिर समाधान क्या है? पुस्तक बाहरी उपायों से ज्यादा सोच बदलने की बात करती है। जी हाँ, यही तो इसका मूल है। समाधान का सूत्र बहुत सीधा और गहरा है। सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, उच्च विचार। वो अमीरी के खिलाफ थे। नहीं, अमीरी के खिलाफ नहीं, बल्कि अमीरी के अहंकार और दिखावे के खिलाफ। वो औसत नागरिक जैसा जीवन जीने की बात करते हैं, और साथ ही नारी को बराबर मौके देकर उसकी क्षमता का पूरा उपयोग करना और जनसंख्या को काबू में रखना, ये सब समाधान के हिस्से हैं। इसी में वो शिक्षा और विद्या का फर्क भी समझाते हैं, है ना? वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, बहुत जरूरी फर्क है। शिक्षा यानी लिटरेसी, नौकरी के लिए जानकारी, और विद्या यानी व्यक्तित्व का विकास, गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार, सही गलत की समझ, विवेक। अच्छा, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है, बल्कि विद्या के बिना तो ये खतरनाक भी हो सकती है। सोचिए, कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर गलत सोच रखता हो तो वो ज्यादा नुकसान कर सकता है। बिल्कुल, इसलिए ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो विद्या पर आधारित हो, चरित्र बनाए, समझ विकसित करे। पुस्तक में कोई कहानी भी है इससे जुड़ी? हाँ, एक रूपक कथा है कि विद्या राजकुमारी है और शिक्षा उसकी नौकरानी। लेकिन आज चालाक नौकरानी ने राजकुमारी की जगह हड़प ली है। असली विद्या कहीं पीछे छूट गई है।
तो इस सारे भटकाव की जड़ क्या है पुस्तक के अनुसार? हम क्यों भटक गए? पुस्तक कहती है कि मनुष्य अपना असली स्वरूप भूल गया है, आत्मबोध। वो खुद को बस ये शरीर मान बैठा है, अपनी आत्मिक पहचान भूल गया है। यही मूल भटकाव है। लेकिन इतनी समस्याओं के बाद भी क्या पुस्तक कोई उम्मीद जगाती है? हाँ बिल्कुल। निराशा के बीच भी नवसृजन की, एक नए युग की, युग परिवर्तन या महाक्रांति की आशा जगाती है। और ये बदलाव कैसे आएगा? कोई एक व्यक्ति लाएगा? नहीं, किसी एक व्यक्ति से नहीं। ये एक सामूहिक चेतना के जागने से होगा, जिसे पुस्तक में देव मानवों का अवतरण कहा गया है। मतलब अच्छे निस्वार्थ लोग जब आगे आएंगे। पूज्य गुरुदेव ईश्वरीय सत्ता या कहें प्रकृति की संतुलनकारी शक्ति, जिसे महाकाल कहा गया है, उस पर विश्वास रखने की बात करते हैं कि वह बिगड़ते संतुलन को ठीक करेगी। तो अंत में संदेश क्या है? मूल संदेश यही है कि व्यक्ति पहले खुद को सुधारे, अपना आत्म परिष्कार करे और समाज में अच्छी सोच, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाए। यही उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। तो कुल मिलाकर इस पुस्तक का सार यही है कि करीब 35 साल पहले जो समस्या दिख रही थी, उनकी जड़ इंसान की सोच में थी और समाधान भी वहीं से शुरू होता है। सादगी, नैतिकता, बराबरी और किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर सच्ची विद्या को अपनाना। पूज्य गुरुदेव का ये ज्ञान शरीर वाकई आज भी बहुत प्रासंगिक है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? अगर नजरिया बदलना ही कुंजी है, जैसा पुस्तक बताती है, तो आज के इस माहौल में सादा जीवन, उच्च विचार या विद्या की खोज, इन सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर हम अपनी व्यक्तिगत सोच में ऐसा कौन सा एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे शायद अपनी और अपने आसपास की दुनिया की बेहतरी में थोड़ा ही सही पर कुछ योगदान हो सके। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।